नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पूजा सहाय आज आपके लिए 50 क्वेश्चन के सॉल्व पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपको हिंदी की जो टीजीटी पीजीटी हैं, जीआईसी एलटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम हैं और साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। और एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर हमने लाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम ज़्यादा न वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? चार ऑप्शन है। ए है सुनीति कुमार चटर्जी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इसमें ऑप्शन है चिंतामणि, बी मतीराम, सी राम सहाय और डी अमीरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतामणि। तो चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी व्यक्ति की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके चार। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बी है नीलम देश की राजकन्या, सी है बाहुबली और डी दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नीलम देश की राजकन्या। तो प्यारे दोस्तों, नीलम देश की राजकन्या जो है वो जैनेंद्र की कहानी है। जैनेंद्र की कहानी है और साथ ही साथ हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कहानी आंदोलन के जो जनक है वो जैनेंद्र ही माने जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैनेंद्र हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और इनकी और भी कहानियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। इनकी और भी कहानियाँ हैं, जैसे पाजेब और फांसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ए कालिदास की निरंकुशता कविता कलाप, बी है कविता कलाप कुमार संभव सार, सी है कुमार संभव सार कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, डी कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? ए सूरदास, बी नंददास, सी चतुर्भुज दास, डी कृष्णदास। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत है इसका आंसर है दोस्तों, ये अष्टछाप के कवि हैं नंददास। बी इसका आंसर हो जाएगा नंददास। सी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है।
इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। तो नाथ संप्रदाय या प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी की का निबंध संग्रह नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन हैं? ए है गंगा प्रसाद विमल, बी महीप सिंह, सी मधुकर सिंह और डी शिव प्रसाद सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गंगा प्रसाद विमल। फिर 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ए ऑप्शन नील देवी, बी रक्षाबंधन, सी सिंदूर की होली, डी सागर विजय। डी वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है दोस्तों ये सागर विजय हो गया, इसके जगह पे सागर विजय हो जाएगा। ये कुछ मिस प्रिंट हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो यह है बी रक्षाबंधन। और 9वां क्वेश्चन है, अर्थोपेक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? इसके प्रकार होते हैं, इसका ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसके प्रकार हो जाते हैं 6। दसवां क्वेश्चन है, मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी डॉक्टर धर्मवीर, सी तुलसीराम या डी सूरजपाल चौहान। तो मणिकर्णिका के लेखक हो जाएंगे सी तुलसीराम। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 11वां क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? इनका सही अनुक्रम क्या है? यशोधरा द्वापर पंचवटी साकेत, या बी पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर, या सी द्वापर यशोधरा पंचवटी साकेत, या साकेत यशोधरा द्वापर पंचवटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन पंचवटी साकेत यशोधरा और द्वापर, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो इसमें देखेंगे कि भोजपुरी, मैथिली और मगही इन तीनों का बिहारी हिंदी से संबंध है, बाकी अवधी का नहीं, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या अर्धमागधी अपभ्रंश है। और जो भोजपुरी, मैथिली, मगही है ये मागधी अपभ्रंश है। 13वां क्वेश्चन है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ए ऑप्शन है प्राकृत, बी है अपभ्रंश, सी है हिंदी, डी है संस्कृत। तो दोहा जो है वो अपभ्रंश भाषा का छंद है और गाथा है वो प्राकृत भाषा का छंद है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो दोहा या दूहा है वह अपभ्रंश भाषा का छंद है और प्राकृत क्या है, वह गाथा क्या है, वो प्राकृत भाषा का छंद है। चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है?
ए है मित्रो मरजानी, बी है कठगुलाब, सी है आवा, डी है चाक। तो देखिए, जो स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है वह है मित्रो मरजानी, जो कि कृष्णा सोबती का है। यह कृष्णा सोबती की रचना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु के साथ साथ ये पहली ही स्त्री के जो पे लिखी गई, जो उनकी समस्याओं पे लिखी गई प्रथम रचना है ये भी। साथ ही साथ 15वां क्वेश्चन है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ए ऑप्शन है आवा, बी संस्मरण, सी अनित्य, डी अंतवशी। तो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर जो आधारित उपन्यास है वह चित्रा मुदगल जी द्वारा रचित आवा है। आवा में मजदूर संगठन, बम्बई के मजदूर संगठनों के जो जीवन संघर्ष है उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ए श्लेष, बी विप्सा, सी उपमा या डी वक्रोक्ति। तो देखिए, इसमें ए श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति ये शब्द जो ये सारे तीनों जो ऑप्शन है वो शब्दालंकार हैं, और सी जो है उपमा वह शब्दालंकार नहीं है, क्योंकि उपमा जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, विप्सा, श्लेष, यमक ये सब जो हैं आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो जो पूर्ण विराम है, जो डी ऑप्शन है, वह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। साथ ही जो अल्प विराम है, जो अर्ध विराम है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सब अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, लेकिन जो डी है पूर्ण विराम, यह हम अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। 18वां क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ए ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी सुमित्रानंदन पंत, डी राहुल सांकृत्यायन। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। 19वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? ए कन्नौजी अवधी, बी ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगड़ू या डी खड़ी बोली बुंदेली। तो देखिए, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली। 20वां क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, कौन कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी बघेली। बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका ऑप्शन है ए सूरदास, बी रहीम, सी गंग कवि, डी नरोत्तम दास। इसका देखिए आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित जो सुदामा चरित है ये उसी की पंक्तियां हैं। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित की रचना की है, ये उसी की पंक्तियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम 22वें क्वेश्चन पे।
22वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। व्योमकेश दरवेश प्रेमचंद्र घर में, वटवृक्ष की छाया में आवारा मसीहा, या बी है आवारा मसीहा वटवृक्ष की छाया में प्रेमचंद्र घर में व्योमकेश दरवेश, सी है वटवृक्ष की छाया में व्योमेश दरवेश आवारा मसीहा प्रेमचंद्र घर में, और डी है प्रेमचंद्र घर में आवारा मसीहा वटवृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेमचंद्र घर में आवारा मसीहा वटवृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले प्रेमचंद्र घर में, फिर आवारा मसीहा, फिर वटवृक्ष की छाया में, फिर व्योमकेश दरवेश। फिर आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए है डोगरी, बी मैथिली, सी ब्रज, डी असमिया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रज को। पच्चीसवां क्वेश्चन है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? ए रामविलास शर्मा, बी देवेंद्रनाथ शर्मा, सी धीरेन्द्र वर्मा, या डी उदय नारायण तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज के लेखक, भाषा और समाज की जो रचना की है वो रामविलास शर्मा ने की है। 26वां क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? ए रामनारायण मिश्र, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना तो सबसे पहले बता दें आपको दोस्तों कि 16 जुलाई 1893 को हुई थी, और इसके संस्थापकों में रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे, और रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, इन तीनों को स्थानत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो ए वेदांत, बी योग वशिष्ठ, सी नव वेदांत, डी हठ योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांत। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी आयोगवाह, डी संयुक्ताक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आयोगवाह। 29वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी मध्वाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, मतलब जो भक्ति का प्रसार हुआ था, जो भक्ति की जो स्रोत आई थी वो दक्षिण भारत से आई थी, उत्तर भारत में उसको लाने का श्रेय रामानंद जी को है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो वह ऑप्शन है ए 347, बी 348, सी 343 या डी 345। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 343। 31वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम? ए स्वप्न साकेत पल्लव आंसू, बी साकेत स्वप्न पल्लव आंसू, सी आंसू पल्लव स्वप्न साकेत, या डी पल्लव स्वप्न आंसू साकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी आंसू पल्लव स्वप्न साकेत। 32वां क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? ए रसखान, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी केशवदास। तो बरवे रामायण बी तुलसीदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तुलसीदास की रचना है ये। 33वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? ए एकांत संगीत मधुशाला सतरंगिनी मिलन यामिनी, बी मधुशाला सतरंगिनी मिलन यामिनी एकांत संगीत, सी मधुशाला एकांत संगीत सतरंगिनी मिलन यामिनी, या डी सतरंगिनी मधुशाला मिलन यामिनी एकांत संगीत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मधुशाला एकांत संगीत सतरंगिनी मिलन यामिनी। दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। फिर आइए 34वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? ए गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, या बी रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सी दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, या डी विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन पर। पैंतीसवां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए है आंबा चाक आपका बंटी रुकोगी नहीं राधिका, बी आपका बंटी आंबा रुकोगी नहीं राधिका चाक, या सी रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी चाक आंबा, या डी चाक आंबा रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी। तो इन उपन्यासों में जो सही अनुक्रम है वो है सी रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी चाक और आंबा। सी रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रेमवता जी का उपन्यास है, और आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का है, चाक मैत्रेयी पुष्पा का है, और आंबा चित्रा मुदगल का है। इसको नोट कर लीजिए। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा जी की रचना है, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है, और चाक मैत्रेयी पुष्पा की है, और आंबा चित्रा मुदगल जी की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पूर्वग्रह, कथा देश, मतवाला, हिंदुस्तान, बी हिंदुस्तान, कथा देश, पूर्वग्रह, मतवाला, सी है मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथा देश, या डी कथा देश, पूर्वग्रह, मतवाला, हिंदुस्तान। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथा देश। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास, या बी प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन, या सी प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, लोकायतन, या डी कामायनी, साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, फिर लोकायतन। अब आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध, बी है संसद से सड़क तक,
अंधेर नगरी, अंधा युग, मगध। फिर सी है मगध, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक। या डी अंधा युग, अंधेर नगरी, मगध, संसद से सड़क तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, फिर मगध। 39वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन क्या है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? इसका ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी राम नरेश त्रिपाठी, या डी नरेंद्र शर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी महादेवी वर्मा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपके लिए ये सहायक है, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सहायक है, हमने बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर आपके सामने लाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। 40वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? ए नागफनी, बी जूठन, सी अपनी खबर, डी मुर्दहिया। तो देखिए, इसमें जो नागफनी, जूठन, मुर्दहिया ये तो दलित आत्मकथा है, लेकिन अपनी खबर ये भी आत्मकथा ही है, सामान्य आत्मकथा है, और ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, लेकिन ये दलित आत्मकथा नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा कि अपनी खबर जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है, ये सामान्य आत्मकथा है। बाकी नागफनी, जूठन, मुर्दहिया ये दलित आत्मकथा है। अब है 41वां क्वेश्चन है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है? ए इस्लाम दर्शन, बी प्रेमाख्यान, सी लोक संस्कृति, डी युगबोध। तो देखिए, आखिरी कलाम काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है इस्लाम दर्शन। दोस्तों, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो प्रेमाख्यानक कवि हैं, और इसमें जो इनकी रचना इस्लाम दर्शन है उसमें इस्लामी मान्यताओं के अनुसार या उसको दृष्टिकोण में रखते हुए इसमें क़यामत का वर्णन किया गया है आखिरी कलाम में। 42वां क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है? ए गोरक्ष विजय, बी कालिका मंगल, सी सरस्वती मंगल, डी विद्या सुंदर। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है वह है विद्या सुंदर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्या सुंदर। 43वां क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? नाटक को पंचम वेद किसने कहा? ए धनंजय, बी भट्टनायक, सी भरत मुनि, या डी भानुदत्त। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? सी भरत मुनि ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 44वां क्वेश्चन है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? शब्दों की पद रचना आधार पर भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, या डी आकृतिमूलक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आकृतिमूलक वर्गीकरण। इसको दोस्तों, जो डी ऑप्शन है आकृतिमूलक वर्गीकरण, इसको पदात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं।
फिर आ जाइए 45वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ए दिनकर जी को, बी निराला जी को, सी पंत जी को या डी प्रसाद जी को। तो आग और राग का कवि रामाधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रामाधारी सिंह दिनकर, जिनको कि आग और राग का कवि कहा जाता है। दोस्तों यह छायावधोत्तर काव्य के बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार हैं दिनकर जी। चलिए 46वें क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। छियालीसवां क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। बी जनता हठयोग को पसंद करती थी। सी योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की, आगे कुछ मिसप्रिंट है शायद। डी जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और सी है योगियों की रहस्य भरी वाणियों से, अरे सॉरी एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और डी, यानी नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और डी जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 47वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नहीं उधौ, तिरछे है वे जो हड़े। सबसे पहले तो यह पंक्ति सूरदास जी की है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं। 48वां क्वेश्चन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? ए शिव, बी याज्ञवल्क्य, सी काकभुसुंडी या डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शिव। क्योंकि इसमें शिव जी पार्वती जी से राम जी की जो प्रशंसा में यह उक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब बहु विधि सब संता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शिव। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, 49वां क्वेश्चन है दोस्तों ये, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, ए आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बी माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। सी पत्नी के मर जाने एवं घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? ए प्रवास की डायरी, बी दिल्ली मेरा परदेश, सी राम साहित्य की डायरी, डी ऋण जल धन जल। तो डायरी साहित्य क्या है? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली मेरा परदेश, यानी ए और बी दोनों।
ये जो है प्रवास की डायरी वो हरिवंश राय बच्चन जी की है, और दिल्ली मेरा परदेश जो डायरी साहित्य वो रघुवीर सहाय की है। ठीक है दोस्तों, फिर साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन और पढ़ कर लेते हैं, 51वां बोल 50 के बाद। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? ए सन 1934 में, बी सन 1935 में, सी 1936 में, या डी सन 1937 में। तो राम की शक्ति की पूजा की रचना हुई थी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1936 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, यहीं से हमारा 50 क्वेश्चन का यह PYQ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपका ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ज़रा से भी इस क्वेश्चन से लाभ मिल रहा हो, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो नमस्ते दोस्तों, फिर हम कल एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।